कहानी एक ऐसे आदमी के ऊपर आधारित है जो काले जादू से एक लड़की को अपने वश में कर लेता है और उसके साथ गंदे कर्म करता है। तो कहानी शुरू होती है, हम देखते हैं एक गूंगे बहरे आदमी बबलू बेताल को है और आवारों की तरह इधर उधर भटकता रहता है। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है तो वह रोड पे पड़ी हुई इधर उधर चीजों को भी खाने लगता है। जब कचरा खा रहा था तभी उसकी नजर एक सोफिया नाम की लड़की पर पड़ती है जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, जो कि बबलू बेताल ने कभी भी आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। सोफिया को देखते ही बबलू बेताल उसके पीछे पागल हो जाता है और किसी पागल कुत्ते की तरह हर जगह उसका पीछा करने लगता है। सोफिया जब चर्च में जाती है तो बबलू बेताल वहां भी पहुंच जाता है और चर्च के बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करने लगता है। उसके बाद जब सोफिया अपने घर वापस आती है तो बबलू बेताल भी उसके पीछे पीछे चला आता है। आगे वो एक पेड़ पर चढ़ता है और पूरे दिन सोफिया को निहारता रहता है। होने पर जब सोफिया खिड़की खोलकर बाहर आती है तभी बबलू बेताल वहां से छुपकर झाड़ियों में छुप जाता है, तब उसे घूरता रहता है। दरअसल अब बबलू बेताल की जिंदगी का एक ही मकसद रह गया था, किसी भी हालत में सोफिया को घोड़ी बनाना था। फिर जब अगली सुबह सोफिया हगने के लिए तालाब के पास जाती है, ताल वहां पर भी पहुंच जाता है और उसे हगते हुए देखने लगता है। और आगे सोफिया हगने के बाद पहाड़ पर जाती है और कुछ सोच के उदास होने लगती है। सोफिया ने कुछ महीनों पहले अपनी माँ को भी खो दिया था और इसी वजह से उनको याद करके उदास होती रहती थी। उसी रात जब सोफिया अपने कमरे में सो रही थी तभी बबलू बेताल उसके कमरे में आ जाता है। पहले तो कुछ देर तक उसको घूरता रहता है और फिर उसके सर पर एक तितली रख देता है और पूरे घर में घूमता रहता है। तो बेताल देखना चाहता था कि सोफिया अपने घर में पूरे दिन क्या करती है और कहाँ कहाँ जाती है। और थोड़ी देर वहाँ पर घूमने के बाद वो बाहर आ जाता है और ऊपर झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। ही सोफिया का दरवाजा खटखटाता है ताकि वो उस सोफिया की ले सके। तभी वो दरवाजा सोफिया का बाप खोलता है। तभी उसको लगता है कि बबलू बेताल के एक भिखारी है तो उसको उस पर दया आ जाती है। तभी बबलू बेताल को अपने घर के अंदर ले आता है और अपनी मेट से कहता है कि इसको कुछ खाने के ले आओ। बबलू बेताल उसकी लाइब्रेरी में चला जाता है और उसकी किताबों को छूने लगता है। उस बुड्ढे से वो कुछ कहना चाहता है लेकिन वो कुछ समझ नहीं रहा था कि क्या कहना चाह रहा है। तभी बबलू बेताल पेपर पर कुछ लिखने लगता है। तभी वह बताना चाहता था कि मेरे पास कुछ जादुई शक्तियां हैं। उसे कुछ समझ नहीं आती तो उसे वो खाना खिलाने के लिए अपने ड्राइंग रूम में ले जाता है। वहाँ पर सोफिया भी बैठी थी और वो काफी उदास लग रही थी बबलू बेताल और तभी बबलू बेताल उसके सामने बैठकर खाना खाने लगता है लेकिन सोफिया बबलू बेताल से पूछती तक नहीं। अभी वहाँ पर बॉल नाम का लड़का आता है जिसकी सोफिया से कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी। सोफिया को बॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उससे शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। आगे बॉल सोफिया से बात करने की कोशिश करता है लेकिन क्या उसको इग्नोर करती है। जानबूझकर बबलू बेताल की तरफ देखने लग जाती है। इसी दौरान बबलू बेताल सोफिया का बाप बबलू बेताल का लिखा हुआ पेपर ले आता है जिसमें कि कुछ लिखा हुआ था। उसके बाद उसमें पढ़कर पता चलता है कि उसने भविष्य में होने वाली बीमारियों के बारे में लिखा था, जैसे कि भविष्य में कोरोना से बहुत से लोग मरने वाले हैं और मोदी जी पूरे देश में लॉकडाउन लगा देंगे। तभी वह इसको पढ़कर उनकी फटके 64 हो जाती है। तभी बबलू बेताल लिखता है कि मैं खूबसूरत सी लड़की से एक शादी करूँगा जो कि 15 खूबसूरत बच्चों को जन्म देगी। दरअसल वह सोफिया के बारे में ही बात कर रहा था लेकिन वही ये बात बाकी के लोगों को समझ नहीं आती और उनको यही लगता है कि ये भी बस मोदी जी की तरह लंबी लंबी फेंक रहा है। बबलू बेताल अपना जादू का नमूना दिखाने के लिए एक चाकू उठाता है और उसे अंगूठी में बदल देता है। तभी वहाँ सभी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, ये हुआ कैसे। बबलू बेताल उस अंगूठी को चाकू में बदल देता है और तभी उस चाकू को सोफिया की तरफ पॉइंट करने लगता है लेकिन ये चीज़ भी उन सभी बैठे लोगों में से किसी को भी समझ नहीं आती। आगे बबलू बेताल फिर से कुछ कागज पर लिखता है जैसे कि ईश्वर की संतान है, बल्कि वो पैदा नहीं हुआ है, धरती फाड़ कर निकला है। तभी ये पढ़ते ही सोफिया की फटना शुरू हो जाती है। फिर उसे समझ नहीं आता है ये चूतिया कौन है और यहाँ करने क्या आया है। तभी सुबह होते ही हम देखते हैं कि सोफिया बीमार पड़ जाती है। उसका बाप उसे देखकर यही कहता है कि तुम बस कमरे के अंदर ही रहना। देर बाद सोफिया खिड़की से बाहर देखती है तो उसे लगता है कि बबलू बेताल उसकी तरफ देख रहा है। यह भी उसे देखने लगती है पर बबलू बेताल जैसे ही उसके पास आगे बढ़ता है सोफिया डर के मारे उस खिड़की को बंद कर देती। आगे वो जब किचन में जाती है तभी वहाँ पे बबलू बेताल आ जाता है और उस कल रात वाली अंगूठी को उसे पहना देता है। हम देखते हैं कि इस पे सोफिया भी उस पर कुछ नहीं कहती है। अभी जब वो खाना ले रही थी बबलू बेताल उसके बालों को सहलाने लगता है जैसे कि उस पर कोई काला जादू कर रहा है।
सोफिया भी उसके कंट्रोल में धीमे धीमे आने लगती है। तो साथ में खाना खाने लगते हैं और जब सोफिया खाना खाती है तो आल उसके खाने में कुछ मिला देता है। खाते ही सोफिया के शरीर पर से सोफिया का कंट्रोल हटने लग जाता है। आगे वो खड़ी होती है और अपने सारे कपड़े उतार देती है। बबलू बेताल उस पर कुत्ते की तरह टूट पड़ता है और उसके साथ दबा के मजदूरी करने लगता है। कुछ देर बाद उसको जब कुछ होश आता है तो उसको कुछ समझ में आता है कि मेरे साथ कुछ तो गलत हुआ है। आगे वह बबलू बेताल को गालियां देकर भगा देती है और अपने कमरे में जाकर नहाने लगती है। तैयार होकर जैसे ही किचन की सफाई करने आती है तभी उसे एहसास होता है कि उसे बबलू बेताल का घोड़ा फिर से लेना चाहती है, लेकिन वो करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी बबलू बेताल के पीछे जाने लगती है। आगे वह दोनों जंगल में एक घर पे जाते हैं और उस घर में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें आदमी का नाम जोसेफ था और औरत का नाम हैरी। दोनों की एक बेटा और बेटी थी। वह दोनों घर के अंदर जाते हैं तो सोफिया कांपने लगती है। तब सोफिया को देख के ये लगता है कि सोफिया की तबीयत खराब है। अब वो उसको संभालने लगते हैं। ये सभी बैठ के खाना खाने लगते हैं, जिस दौरान बबलू बेताल उनको अपना जादू दिखाने लगता है। काँप रही थी। फिर वह दोनों पति पत्नी उन खाना खाकर उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और तभी सोफिया उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर तभी बबलू बेताल उसके पास आता है और अपने हाथों से अपने जादू से उसको अपने वश में कर लेता है। तब सोफिया बबलू बेताल के कब्जे में आकर घुटनों के बल चलने लगती है। देखकर बबलू बेताल हंसने लगता है। अब ये सब चीज़ें देखकर मैरी बहुत घबरा जाती है। दोनों से कहती है तुम्हें अभी मेरे घर से बाहर जाना होगा। और तभी बबलू बेताल मैरी को धमकाने लगता है कि जो हाल इसका हो रहा वही हाल तेरी बेटी का भी कर दूंगा, ये तुम दोनों अभी दूसरे कमरे में जाओ। और तभी को सोफिया को पता चलता है कि ये बबलू बेताल गूंगा बहरा नहीं है, बस ये नाटक कर रहा था। तो उन दोनों के जाते ही बबलू बेताल और मैरी का बेटा सोफिया को उठाकर दूसरे कमरे में ले जाते हैं। बेताल उस लड़के से कहता है कि इस लड़की के कपड़े उतारो और इसके पैरों पे मालिश करो। भी वह लड़का भी वैसा ही करता है। दूसरी तरफ मैरी को बहुत बुरा लग रहा था। तभी जोसेफ से कहती है कि वो लड़की के साथ बड़ा ही गलत कर रहा है, इसलिए हमें अभी उसे बाहर निकालना होगा। जोसेफ अपने बेटे के साथ बबलू बेताल को घर से बाहर फेंक देता है। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता है सोफिया की हालत और भी खराब होने लगती। वो बहुत तेजी से कांप रही थी। लोग उसे कुर्सी से बांध देते और होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोफिया होश में नहीं आ रही थी। उस पर पानी भी डालते हैं लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता। कहते हैं कि इसे अगर ऐसे ही बांध के रखा तो इसकी मौत भी हो सकती है। आखिर में इन्हें बबलू बेताल को अंदर बुलाना ही पड़ता है। ताल सोफिया के सर पर हाथ फेरता है, वैसे ही सोफिया नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद वह सोफिया को लेकर वहां से चला जाता है। आगे ये दोनों एक जंगल में जाते हैं। बबलू बेताल ने पहले से ही आग जलाकर रखी थी। वहां पर बैठ जाती पर बबलू बेताल शिकार पर चला जाता है। बाद वह एक खरगोश को मार के लाता है। कहता है कि खाओ इसे। सोफिया इसके लिए मना कर देती है। वहाँ से जाने लगती है। बबलू बेताल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वहीं वो उस खरगोश को पकाता है और खाने लगता है। थोड़ी देर बाद ही देखता है कि सोफिया वहाँ पर वापस आ चुकी है। तभी बबलू बेताल उस पर फिर से अपना जादू करता है। तभी सोफिया अपना होश खो देती है। उसके बाद बबलू बेताल सोफिया के साथ पूरी रात दबाकर मजदूरी करता है। सुबह जैसे ही उस सोफिया की आंख खुलती है तब झील के पास जाती है, अपने आप को साफ करने लगती है। बाद वो दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में सोफिया बबलू बेताल से बहुत से सवाल पूछती है। बबलू बेताल उसे कोई भी जवाब नहीं देता। की रात हो जाती है और फिर से ही उसकी टांगें उठा देता है। फिर होते ही सोफिया वहाँ से भागने लगती है तो किसी की मदद ले सके। इस दौरान उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ता है। सोफिया उससे मदद मांगती है लेकिन उस बूढ़े आदमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था सोफिया को हुआ क्या है। वो वहाँ से चला जाता है और इसी के बाद सोफिया भी थोड़ी देर बाद वापस आ जाती है। समझ चुकी थी कि ऐसे मैं बबलू बेताल से नहीं बच सकती हूँ, इसीलिए उसको प्लान बनाना होगा। हम देखते हैं कि बबलू बेताल को अपनी इच्छा से साथ रहने लग जाती है। वहीं बबलू बेताल भी इसका पूरा फ़ायदा उठाता है और हर रात उसके कुएं में अपना पानी भरता है। भी अब उसे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करती। उसे पता था कि उससे वह लड़ नहीं सकती, इसीलिए बस वह सही वक्त का इंतजार कर रही थी। सही उसे मौका मिलेगा उससे पिछवाड़े में डंडा देकर निकल जाएगी। वो लोग आगे बढ़ रहे थे और कुछ चोर आकर इन पे हमला कर देते हैं। बबलू बेताल का बैग लेकर वहां से भाग जाते हैं। इस दौरान बबलू बेताल को चोट लग जाती है और नदी के पास जाकर अपने घाव को साफ करने लगता है। सोफिया भी उसे देख रही थी। वहीं उसे देखकर यह सोचने लगती है कि ये कोई बबलू बेताल भगवान की संतान नहीं है और इसे भी बबलू बेताल को भी बाकी लोगों की तरह मारा जा सकता है। आगे जब ये लोग जंगल से बाहर आते हैं तभी पासी में ही एक शादी हो रही थी। ये लोग भी उस शादी में चले जाते हैं और दबा होकर खाने पीने लगते हैं। आगे सोफिया और बबलू बेताल साथ में डांस करने लगते हैं। सोफिया भी
और डांस के दौरान सोफिया उसे किस कर लेती है कि बबलू बेताल को भरोसा हो जाए कि सोफिया उससे प्यार करती है। फिर से ये लोग दबा दबा के संभोग करते हैं। वह होते मौका देख के सोफिया वहाँ से भाग लगती है। उसे घर दिखाई देता है। जोर जोर से उसका दरवाजा पीटती है। अभी घर में से दो लोग बाहर निकलते हैं, सोफिया को अंदर ले जाते हैं। आते ही सोफिया उन्हें बताती है कि एक लड़का जो पागल है वो मेरे पीछे पड़ा है, दिन रात मेरा घोड़ी बनाकर इस्तेमाल करता है। वो दोनों आदमी उसे शराब पिला देते हैं और अपने बेडरूम में बंद कर देते हैं। इसी तरह बबलू बेताल सोफिया को हर तरफ ढूंढने लगता है। अभी उसे वो घर दिखाई पड़ता है जिसमें सोफिया कैद थी। तभी वो उस घर के अंदर जाता है। बेताल सोफिया से कहता है कि तुम्हें पता भी है ये आदमी तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं। कहता है कि तुम सिर्फ मेरे साथ सेफ हो कहकर सोफिया को वहाँ से भगा ले जाता है। ये दोनों एक झील के पास जाते हैं, उसके अंदर नहाने लगते हैं। फिर नहाने के बाद पहाड़ पर चढ़ जाती है। बेताल से कहती है कि मैं यहाँ से कूदने वाली हूँ। कहती है अगर तुम ईश्वर के संतान हो तो मुझे बचा लेना। तो इतना कहकर वो कूदने ही लगती है, पर तभी बबलू बेताल पीछे खींच लेता है। अब ये देखकर उसे उस पर हंसने लगती है और कहती है कि तुम बस एक ढोंगी आदमी हो, नहीं। ये बात बबलू बेताल को बहुत ही बुरी लग जाती है और वह दूर जाकर रोने लगता है। और जब वह उसे रोते हुए देखती है तो समझ जाती है कि प्लान सही जा रहा है जैसा कि उसने सोचा था। अगले दिन सोफिया को बबलू बेताल एक लोहार के पास लेके जाता है। उसे कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और सोफिया पूछती है कि हमारा बेटा बाप है। बेताल उसे कोई भी जवाब नहीं देता। के बाद वो लोग वापस चलना शुरू कर देते हैं। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि बबलू बेताल की हालत और भी ख़राब होने लगी थी और उसके हाथ पर जो जख्म था उसमें इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा था। साथ ही उसे सोफिया पर भी भरोसा होने लगता था कि वो उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। सोफिया उससे कहती है कि हमें तुम्हारे जख्म का इलाज करना होगा, टपक जाओगे। बाद वह दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान इन्हें कोई बीच में जगह मिलती तो वहाँ पर वह दोनों बैठकर आराम करने लगते हैं। अब बबलू बेताल की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तभी सोफिया उससे कहती है कि हमें कोई डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बबलू बेताल भी उसकी बात मान जाता है। दोनों एक डॉक्टर के पास आ जाते हैं। जब बबलू बेताल का इलाज कर रहा था डॉक्टर, वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं जो कि बबलू बेताल को सोफिया को पहले से ही जानते थे। वह तुरंत ही बबलू बेताल को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब ये देखकर बबलू बेताल भी समझ जाता है ये सब सोफिया की चाल थी और फिर ये सोफिया पर चिल्लाने लगता है कि ये तुमने क्यों किया। पुलिस वाले उसे पकड़कर साथ ले जाते हैं। ये सोफिया को उसके बाप के पास छोड़ दिया जाता है। सोफिया को देखकर उसका बाप बहुत खुश हो जाता है। वहीं बबलू बेताल को डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाता है। आगे वहाँ का उसे कोई कैप्टन बुलाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगे हैं कि पहले तुमने उसे किडनैप किया और उसके साथ रेप किया और तुमने उस लड़की पर कोई काला जादू भी किया था। और बबलू बेताल कहता है कि मैंने उस पर कोई भी जादू नहीं किया था। मैं उस लड़की से मिला था तो वह अकेली थी और उदास थी। वह जानबूझकर मेरे साथ आई थी। कैप्टन कहता है कि तुम पर आरोप है कि तुम लड़कियों पर जादू करते हो। गवाह के तौर पर एक घर भी मिला है जिनके घर पर तुमने ये सब नाटक किया था। उन लोगों ने मुझे साफ साफ बताया है कि तुमने उस लड़की पर जादू किया था। बबलू बेताल उसे मना कर देता है और कहता है बेकसूर हूँ। आगे वहाँ सोफिया को बुलाया जाता है और कैप्टन उसे पूछता है क्या तुम अपनी मर्जी से उस आदमी के साथ गई थी। जिस पे सोफिया कहती है कि नहीं, मैं उस आदमी के साथ अपने मन से नहीं गई थी बल्कि वह ज़बरदस्ती ले गया था। आगे कैप्टन उसे वह अंगूठी दिखाता है तो पूछता है कि क्या तुम इसे पहचानती हो। सोफिया उसे कोई जवाब नहीं देती। कैप्टन उसे कहता है कि अगर तुम कुछ मुझे बताओगी नहीं, मजबूरन उसे हमें छोड़ना पड़ेगा। तभी उसे सोफिया वहाँ पर कहती है कि मैं अपनी मर्जी के साथ नहीं गई थी। वहाँ पर वह अपने साथ ज़बरदस्ती ले गया था। हर रात को वह मेरे साथ गंदे काम करता था और उसकी बातें ये कैप्टन भी मान जाता है और उससे कहता है कि ये सारी बातें तुम्हें जज के सामने भी कहनी पड़ेंगी। आगे कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो जाती है और सोफिया जज को सारी बातें बता देती है तो उसने कैप्टन को बताई थी। रात होते ही बबलू बेताल को फिर से जेल में बंद कर दिया जाता है। इसी दौरान उसे खिड़की पर सोफिया दिखाई पड़ती है। उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी बबलू बेताल को उसे देखकर एहसास होने लगता है कि सोफिया उसके बस में आ चुका है और जो बबलू बेताल बोलेगी वही उसके साथ होगा। तभी सोफिया उससे कहती है कि तुम कोर्ट में अपनी सारी बातें कबूल कर लो। कि अगले दिन कोर्ट में कार्रवाई शुरू होती है और बबलू बेताल अपने सारे सच को अपने सर ले लेता है। कहता है कि जो भी सोफिया ने बोला है वो सब सच है। के बाद जज बबलू बेताल को दोषी घोषित कर देता है और उसे 12 साल की सज़ा सुनाई जाती है। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कुछ साल सोफिया को देखते हैं, जिसे दिन पता चलता है कि वह गर्भवती है और उसके पेट में बबलू बेताल का बच्चा है। कुछ सालों बाद देखते हैं कि सोफिया
एक लड़के को जन्म देती है। बाद वह कैप्टन के पास जाती है और वह उसे आखिरी बार बबलू बेताल से मिलने की रिक्वेस्ट करती है कि वह उसे उसका बेटा दिखा सके। वह अपना बच्चा लेकर बबलू बेताल के पास जाती है कि ये बच्चा तुम्हारा है, शायद यही चाहते थे। और ये देखकर बबलू बेताल बहुत खुश होता है। सोफिया वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि सोफिया के अंदर भी वो सारी शक्तियां आ चुकी थी जो कि बबलू बेताल के अंदर थी, जबकि वो भी अपने बस में किसी को भी कर सकती थी। दोस्तों, ये कहानी इसी के साथ यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।